हेलो स्टूडेंट्स, संकल्प विद ललित के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम विज्ञान विषय चालू किए थे, है ना। उस विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय के बारे में हम देखेंगे आगे टॉपिक जो बचे हुए हैं हमारा। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास आने वाले हैं सूचक। सूचक क्या होता है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हम सूचक से क्या समझते हैं, तो समझेंगे कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को होने की सूचना देता है। जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुका है या कितना उसमें परसेंटेज वो पूर्ण हो चुका है उसके बारे में जानकारी देता है, क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। और दूसरे और शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के बारे में भी सूचना देता है, क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सूचक हैं। देखिए, ठीक, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे, है ना। हाँ, तो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का जिस पदार्थ से पता लगाया जाता है क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। समझ में आया, है ना। हाँ, जैसे हमारे पास 2 प्रकार के सूचक मौजूद हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण में हम देख सकते हैं, गुड़हल है, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, ठीक, और हल्दी है, लाइकेन है, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, क्या देते हैं? ये सूचना देता है कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुका है या कितना प्रतिशत पूर्ण हुआ है, इसके बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, जैसे हम आगे और देख सकते हैं। देखिए, सूचक 2 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। एक होता है रासायनिक सूचक और दूसरा होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का नाम हम देख सकते हैं, जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और ये लाइकेन। ठीक है, और रासायनिक सूचक की अगर हम बात करेंगे तो लिटमस पेपर आता है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ लिटमस पेपर क्या होता है, जो अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है ना। अम्ल जो होता है, अगर लाल लिटमस पेपर, है ना, रेड हो जाता है, सॉरी, जो लाल लिटमस पेपर है वो नीले में बदल जाता है, तो वह विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगर नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, तो वो लिटमस पेपर है। ठीक है, अच्छा, ये है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक प्रकार का क्या है? सूचक है। जब 12th क्लास में जाएंगे तो ये इससे संबंधित हमारे प्रयोग हमको देखने को मिलेंगे, है ना। और जैसे हो गया फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन मतलब वही जो साधारण भाषा में बोला जाता है डामर गोली, है ना, उसी को क्या कहा जाता है? फिनोप्थेलिन कहा जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और हमारे पास क्या है आगे? हम देखेंगे कि लिटमस क्या है। ठीक है, तो लिटमस मैंने बता दिया था, एक बार और देख लेते हैं हमारे पास लिटमस क्या है। ठीक, लिटमस क्या है? लिटमस एक रासायनिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक रासायनिक सूचक है। लिटमस पेपर का उपयोग विलयन की अम्लता या क्षारीयता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। अब देखिए, लिटमस पेपर मैं बताया था कि अभी ये नीला लिटमस है, अगर विलयन में डुबाऊंगा लाल हो जाता है, तो ये क्या है? ये विलयन क्या है? अम्ल है। ठीक है, अगर ये लाल लिटमस पेपर को मैं डुबाता हूं विलयन में और वो नीला हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? सॉरी, वो विलयन क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लिटमस क्या होता है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। लाइकेन, लाइकेन को देखेंगे, है ना। लाइकेन क्या है? लाइकेन भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। ये कुछ टेक्निकल, है ना, मिस्टेक के कारण ये हमारा ये वर्डिंग समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। सहजीवी मतलब क्या होता है? जो एक साथ जीता है। कुछ कार्य शैवाल करता है और कुछ कार्य कवक करता है। जैसे शैवाल क्या करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है ना। और कवक क्या करता है? शैवाल को, है ना, वो आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, आश्रय समझ रहे हो, उसके लिए घर, है ना। और शैवाल उसके लिए क्या लाता है? भोजन, मतलब जो सूर्य के जो प्रकाश है उससे क्या बनाता है? भोजन। और कवक को क्या करता है? वो भोजन प्रदान करता है। वैसे कवक क्या करता है? शैवाल को आश्रय देता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। समझ में आ रहा है? तो लाइकेन एक प्रकार का क्या है? सहजीवी है। और लाइकेन भी क्या है? हमारा प्राकृतिक सूचक है। कैसे प्राकृतिक सूचक है? आइए देखते हैं लाइकेन कैसे दिखता है। देखा होगा आपने, जो पुराने इमारत हो गए, लकड़ी हो गए या फिर मिट्टी वाले जगहों में इस प्रकार का फफूंद जैसा चीज रहता है। ठीक है, यही है लाइकेन, है ना। अब लाइकेन क्या बताता है? जो वातावरण में
प्रदूषण है ना, वातावरण में बहुत सारे प्रदूषण है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, जो वातावरण में अगर कोई रसायन बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये लाइकेन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब प्रकृति में क्या है, कुछ न कुछ ऐसा कोई पदार्थ मौजूद है जो कि क्या कर रहा है, वातावरण के लिए हानिकारक है, मतलब ये सूचना दे रहा है हमको। समझ में आया? आप दे सकते हैं, ये भी हमारा लाइकेन है, ये भी लाइकेन है। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार है ना विभिन्न तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो ठीक है, आइए इसमें सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखने वाले हैं? अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल का धातु से अभिक्रिया। क्या देखेंगे? अम्ल का धातु से अभिक्रिया। तो पेरियोडिक टेबल लगा हुआ है, मैंने अपने पेरियोडिक टेबल वाले क्लास में बता दिया है कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं ये। तो देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो है ये क्या कहलाता है, क्षारीय तत्व है ना, और ये क्षारीय मृदा तत्व कहलाता है। ठीक है, क्षारीय तत्व और क्षारीय मृदा तत्व ये एक प्रकार से क्या है, धातुएं भी हैं, है ना, क्योंकि धातुओं का अलग अलग परिभाषा है ना, उस हिसाब से हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिए, ये भी क्या है, धातुएं हैं। और ये क्या है, ये यहां से ये जो सीढ़ीनुमा जो आकृति दिख रहा है, ये पूरे के पूरे क्या हैं, धातु हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये उपधातुएं हैं और ये बचा हुआ जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये अधातुएं हैं। ठीक है, तो हम इसी आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्लों का क्रिया, किससे क्रिया देखेंगे भाई, धातुओं से। ये धातु से क्रिया करके क्या क्या प्रोडक्ट देता है, तो चलिए देखते हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है ना। क्या बोल रहा है भाई, धातुएं अम्लों से क्रिया करती है और अम्लों से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, विस्थापित करता है। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण में। देखिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले धातु को। ठीक, धातु क्या है हमारे पास, कोई सा भी धातु ले लेते हैं। हमारे आसपास में सबसे अच्छा धातु कौन है, क्या दिखता है हमारे पास में, आयरन दिखता है। ठीक है, तो आयरन का एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, आयरन को मैं अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा हूं। किससे, अम्ल से। अम्ल हो सकता है हमारा HCl होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, है ना, और क्या बनाएगा, FeCl2। ठीक, अब क्या बच गया यहाँ पर, हाइड्रोजन, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करते हैं मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो आयरन 1 है, यहाँ पर भी क्या है, आयरन 1 है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन क्या है, 2 है, लेकिन इधर क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2। ठीक, अब देखते हैं, फिर से गिन के देखते हैं, आयरन 1 है ना, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, और इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। ठीक, तो देखिए ये धातु से क्रिया कर, अम्ल धातु से क्रिया कर क्या बनाया, ये बनाया लवण। क्या बना है, लवण, और क्या बना है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुआ है या मुक्त हुआ है। ठीक, ऐसा और कोई भी सा उदाहरण ले सकते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, चलो जिंक देख लेते हैं। जिंक हो गया H2SO4, ये क्या है, धातु है, और ये क्या है भाई, अम्ल है ना। अब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, जिंक किसके साथ जाएगा, है ना, हाँ, SO4 के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ZnSO4, और क्या बच गया यहाँ पर, H2 बच गया, तो ये क्या होगा, H2 क्या हुआ, मुक्त हुआ। समझ में आया आपको? ठीक, ऐसे ही एक आता और रिएक्शन देख सकते हैं, क्या लेंगे, कैल्शियम के साथ लेंगे। चलो, कैल्शियम Ca+HNO3, है ना, हाँ, क्या बनाएगा यहाँ पर देखो,
CaNO3 के साथ चले जाएगा, क्या बनेगा CaNO3 और ये आ जाएगा ट्वाइस, ठीक। अब यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है तो H2। अभी रिएक्शन फिर से बैलेंस नहीं है, देखिए फिर से बैलेंस कैसे करेंगे। कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर एक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है ना, हाइड्रोजन भी ये सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो मैं सामने में क्या लगा देता हूँ 2 लगा दिया, ठीक है। हाँ अब देखिए नाइट्रोजन NO3 क्या है, NO3 यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी NO3 क्या है 2 है। इस प्रकार से रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी धातु है अम्लों से अगर अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है भाई, ये सब के सब क्या हैं लवण है, और साथ में क्या बन रहा है H2 गैस मुक्त हो रहा है, रिलीज हो रहा है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे हमारे पास टॉपिक है, देखिए क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक का देखेंगे अब अधातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। हाँ अब क्षारक हो गया, देखते हैं। देखिए भाई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बनाता है लवण, और क्या बनाता है जल बनाता है, ठीक है। कैसे ध्यान से देखिएगा, है ना। रिएक्शन लिखना हमको मेन है ना। यहाँ पर रिएक्शन कैसे कैसे बनेगा देखेंगे। ये क्या है धात्विक ऑक्साइड है, क्या है धात्विक ऑक्साइड, ठीक। अधात्विक ऑक्साइड है, इसको कैसे करेंगे भाई, कैसे बनाते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये अधातु की श्रेणी में आता है ना। हाँ तो देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड बनाना है। सबसे पहले तो अधात्विक ऑक्साइड मैं ले लेता हूं कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो इसको, क्या बनेगा CO2, क्या बना अधात्विक ऑक्साइड। अधातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या कहलाता है अधात्विक ऑक्साइड कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। जैसे इसी प्रकार नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा NO2, नाइट्रोजन है ना का ऑक्साइड है, ठीक। इसी प्रकार से क्या है सल्फर का ऑक्सीजन से अभिक्रिया सल्फर का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। फास्फोरस का भी बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्साइड इसका, तो क्या बनता है P2O3 या O4 दोनों बनता है, यहाँ O4 है P2O4। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ऑक्साइड बनाना हमने सीख लिया, ये देखिए, ठीक। अब एक एक करके रिएक्शन करवाते हैं। क्षारक ले लेते हैं हम, कोई भी क्षारक, जैसे NaOH, ठीक। इसका अधात्विक ऑक्साइड अभी हमने बनाना सीखा है, अधात्विक ऑक्साइड हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या बनाता है लवण बनाता है ना। कैसा लवण बनाएगा देखिए Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट बनाया, और साथ में क्या रिलीज करेगा जल रिलीज है ना, H2O को रिलीज कर देता है, पानी रिलीज करता है, ठीक है। अच्छा ये भी हमारा जो इम्बैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, तो मैंने इसके सामने क्या लगा दिया 2। अच्छा अब देखिए सोडियम है, अब कार्बन को देखिए, कार्बन क्या है एक है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखिए, ये क्या है ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर 3 है ना, और 1 4, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन कैसे है अभी बैलेंस हो चुका है ना। आगे देखेंगे सेम इसी तरह से हम देखेंगे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम SO2 से रिएक्शन करवा देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक। तो ये क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाएगा K2SO3, ये भी एक प्रकार का क्या है लवण है ना। अच्छा अब ये भी अच्छा सॉरी यहाँ पर H2O साथ में और बनेगा है ना। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए मैंने सामने क्या लगा दिया 2, ठीक। इसी प्रकार और देख सकते हैं, जैसे और देखना चाहेंगे तो इसका रिएक्शन करवा देते हैं, KOH का रिएक्शन करवा देते हैं साथ में। अभी हमने बनाया था नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है NO2, तो इसका भी क्या बनेगा K2NO3, और साथ में जो जल का मॉलिक्यूल है वो भी कैसा हो जाएगा बनेगा, ठीक। और यहाँ पर मैं फिर से 2 लगा दिए, ये रिएक्शन पूरा क्या है बैलेंस है। तो हमने इसमें सीखा कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है लवण बनाता है, और क्या बनाता है जल के मॉलिक्यूल या कण बनाता है। समझ में आया, ठीक है। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या बोला है अम्ल धातु कार्बोनेट एवं क्या है धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा व्यवहार करता है। चलिए आइए देखते हैं, है ना। देखिए धातु कार्बोनेट का हम अम्ल से अभिक्रिया देखेंगे, तो अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है ना। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन में हमको ये कैसे दिखेगा। धातु कार्बोनेट, चलो धातु कार्बोनेट मान लेते हैं हम, धातु का कार्बोनेट बनना चाहिए, कैसे बनेगा, जैसे सोडियम है, सोडियम Na2 और कार्बोनेट क्या होता है CO3, तो क्या बन गया, धातु कार्बोनेट बन गया। ठीक है, इसका अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बना HCl। ठीक, अब लवण बनता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर कार्बोनेट आया तो कोशिश करना कि सबसे पहले क्या बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, मतलब यहां से CO2 क्या हो गया, चले गया, तो क्या बचा बताओ, Na2O बचा, है कि नहीं है। अब सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करवाएं, है ना, HCl के साथ, तो क्या बना बताओ, NaCl, है ना। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है ना। अब देखेंगे क्या बच गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ मैंने सोडियम लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, क्लोरीन, क्लोरीन है, और ये क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 क्लोरीन है, देखिए 2 क्लोरीन है, तो मैंने यहाँ सामने में लगा दिया 2 यहाँ पर। ठीक है, क्या बन गया, 2HCl। अब देखेंगे क्या रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना, 3, और वहां पर कितना है, 2 और 1 3। इस प्रकार ये रिएक्शन कैसे हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ठीक, आगे देख सकते हैं धातु कार्बोनेट, और कौन सा धातु कार्बोनेट है, एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। अच्छा अम्ल ले लेते हैं भाई, है ना, हाँ ये HCl, क्या बना, HCl से रिएक्शन करवाए, तो कैल्शियम किसके साथ चले गया, क्लोरीन के साथ, क्या बनाया, CaCl2। ठीक, ऐसा बनता है। उसके बाद मैं बोला था अभी क्या निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। अब बचा क्या, अब बचा हुआ क्या बनेगा, जल बनेगा भाई, है ना। अब रिएक्शन फिर से इम्बैलेंस है, देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है, दोनों तरफ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी क्या है, 3 है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 1 है और उधर क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर बना कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु हमारे इस रिएक्शन से मुक्त हुआ। समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं भाई, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, देखिए तो यहां पर रिएक्शन करके दिखाते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे, लवण और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, है ना। हाँ चलो, क्यों उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं यहां पर देखेंगे। अम्ल क्या है, यहां पर HCl ले लेते हैं, और हम क्षारक में ले लेते हैं NaOH। ठीक है, अब हमको पता है ये आपस में जलीय विलयन में जब जाएंगे तब कैसे बनाएंगे, H+ और Cl-। इसी प्रकार ये क्या बनाएगा, Na+ और OH-। ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका और इसके साथ, तो क्या बनाया इन्होंने, NaCl। NaCl क्या है, ये लवण है, नमक है। ठीक, अच्छा अब क्या बनाया, H और OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, H2O, जल का अणु बनाया। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, पानी बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिल गए तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, है कि नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक भी खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्या है।
चलिए ये आपको परिभाषा लिखकर मिल जाएगा, है ना। जो रिएक्शन करवा रहे हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या है। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, कोई भी धातु ले लो, जैसे हमने अभी लिया था, है ना, आयरन लिया था, उसी प्रकार और जिंक भी लिया था, तो अभी दूसरा लेते हैं। चलो निकल ले लेते हैं, निकल, है ना। अब निकल धातु है। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन करवा दो भाई, क्या बना बताओ। ये बनाएगा NiCl2 और क्या बनाएगा H2 गैस मुक्त करेगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखना चाहेंगे कोई दूसरा और धातु लगाना चाहेंगे तो वहां पर दूसरा धातु लगा दो, है ना। क्या लेना चाहेंगे, एल्यूमिनियम। चलो एल्यूमिनियम ले लिए और HCl के साथ अभिक्रिया करवा दिए। ठीक, तो क्या बनाएगा AlCl3। क्या बनाया, AlCl3, 2 बनाता है ये AlCl2, है ना। तो अभी हम बनाते हैं AlCl2। ठीक, और ये बनाएगा H2 गैस मुक्त करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर भी हम 2 लगा दिए, बैलेंस हो जाएगा AlCl2, है ना। और एक बनाता है AlCl3, ये ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है ना। हाँ, ये ज़्यादा स्थायी होता है, तो AlCl3 बनाया और क्या बना है, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, ये वाला प्रश्न देखेंगे। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, अम्लीय होती है, कैसे अम्लीय होती है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या होगा, देखिए हमने अधात्विक ऑक्साइड ले लेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, कैसे पता चलेगा हमको, तो हम इसको पानी से अभिक्रिया करवाएंगे, जल से अभिक्रिया करवा दिए तो ये क्या बनाएगा H2CO3। क्या बनाया ये H2CO3, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ठीक है भाई, जल में मिलकर ये क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल बहुत ही क्या है, अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर SO3 सल्फर का ऑक्साइड है, इसका मैं H2O से रिएक्शन करवा देता हूँ, क्या बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। देखेंगे कितना खतरनाक अम्ल है ये सब, है कि नहीं है। तो और अगर देखना चाहेंगे तो और है NO2 भी देख लो। ठीक है, NO2 और H2O ये मिलकर बनाएगा NO2 और H2O क्या बनाएगा HNO3, है ना। हाइड्रोजन का क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाया, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो आज हमने पूरे अभिक्रिया के बारे में सीखा, पढ़ा, है ना। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंचा सकते हैं। इसको चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।